नमस्कार, माई सेल्फ सौरभ श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी. Welcome you to my channel Anusandhan and welcome you to my new series of videos related to business law. In this video I am going to discuss about the Sales of Goods Act 1930, meaning of goods and classification of goods. Already we have discussed about the basics of the Sales of Goods Act, essential element of Sales of Goods Act, contract of sales and difference between sale and agreement to sale. And today I am going to discuss about, this is very important topic for your examination point of view. ये short type के question में आपसे पूछा जाएगा examination में, goods and types of goods. Let's start. Goods, what does means? As per Sales of Goods Act 1930, goods is any movable property other than actionable claim and money, including crops, share, stock and the things attached to the forming part of land. This is called goods. चलिए एक एक करके सीखते हैं. Goods is any movable property, not immovable property. Only sales of goods deal with the movable property, and goods means any movable property. Now the next one is other than actionable claim and money. It means actionable claim and money both are excluded. Now the question is, what is actionable claim and what is the money? Actionable claim means debt. डेप्ट कभी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सेल नहीं किया जा सकता. इट इज नॉट सेलेबल. इसलिए एक्शनेबल क्लेम इज एक्सक्लूडेड एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930. द नेक्स्ट वन इज मनी. मनी इज, इट मीन्स, क्या आप बैंक में जाके 100 के नोट देके उसके बदले में पैसा ले सकते हैं? करेंसी और कॉइन्स is not sellable. That's why in the definition of goods, money is also excluded. Yes, money may be sellable, but in the case of antique, जैसे अभी दीपावली में हम सिक्का खरीदते हैं चांदी का. चांदी का सिक्का 500-600 रुपए का हम खरीदते हैं. क्यों खरीदते हैं? क्योंकि नाउ दिस कॉइन इज कंसीडर एज ए एंटीक एंड एंटीक इज अ सेलेबल एंड कंसीडर एज ए गुड्स. इट इज आल्सो कवर्ड अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930. ठीक है, तो ये रही बात कि क्या क्या चीजें एक्सक्लूड हो रही हैं. एक्शनेबल क्लेम और मनी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये तीनों चीजें एक्सक्लूड हो रही हैं. ये गुड्स नहीं होगा. एक बात मैं और बता दूं यहीं पे आपको कि in the case of Sales of Goods Act, it's only deal with the goods. मॉर्गेज के बारे में बात नहीं करेंगे, प्लेज के बारे में बात नहीं करेंगे. बोथ आर रिलेटेड टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. इट इज नॉट कंसीडर इन द केस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930. ओके, नाउ व्हाट इज इंक्लूडेड? एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, इंक्लूडिंग, यहां लिखा हुआ है इंक्लूड्स स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग अटैच्ड टू द फार्मिंग पार्ट ऑफ लैंड लाइक वुड, क्रॉप्स. दीज आर ऑल्सो कंसिडर एज अ गुड्स. डिवेंचर, शेयर, स्टॉक, दीज आर ऑल्सो कंसिडर एज अ गुड्स. नाउ अभी तो गुड्स समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीजें एक्सक्लूड हो रही हैं और क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही हैं. तो एक्सक्लूड में एक्शनेबल क्लेम एंड मनी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड इंक्लूड्स में स्टॉक, शेयर, डिवेंचर, ग्रॉस एंड द थिंग्स अटैच्ड टू द फार्मिंग पार्ट ऑफ लैंड. ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ गुड्स एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930. नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के गुड्स होते हैं. तो देयर आर 3 काइंड ऑफ गुड्स. द फर्स्ट वन इज existing goods, second one is future goods
and the last one is contingent goods. The first one is existing goods. Existing goods means what? The goods mean the goods which are either owned or purchased by the seller, either owned or purchased by the seller at the time of forming the contract. मतलब या तो ये सेलर के पोजीशन में होना चाहिए या सेलर के पास होना चाहिए, मतलब ओनरशिप या तो सेलर के पास होना चाहिए या एटलीस्ट उसके पास पोजीशन होना चाहिए गुड्स का। इस प्रकार के गुड्स जो होंगे वो एग्जिस्टिंग गुड्स कहलाते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स में भी देयर आर थ्री काइंड ऑफ गुड्स, अनएसर्टेन, एसर्टेन एंड स्पेसिफिक। चलिए एक छोटा सा केस बताते हैं, इस केस में ये तीनों बातें क्लियर हो जाएंगी। सपोज आई एम इंटरेस्टेड टू परचेज अ टेलीविजन, तो हम लोग एक भाई टेलीविजन शॉप में गए, बहुत सारे टेलीविजन लगे हुए थे और उसके बाद हमने चूज किया कि नहीं हमको जो टेलीविजन खरीदना है वो LG का खरीदना है। तो LG में लगभग 15-20 मॉडल थे, तो सबको हमने देखा एक एक करके, बाद में LG 4.0 हमने सेलेक्ट किया और उसको परचेज कर लिया। ठीक है, तो पहला कंडीशन कि एट द टाइम ऑफ सेल द ओनर परचेज्ड आर ओन द गुड्स, ये क्राइटेरिया पूरी हो रही है, तो इसका मतलब एग्जिस्टिंग है। अब एग्जिस्टिंग में कौन सा अनएसर्टेन है, कौन सा एसर्टेन है, कौन सा स्पेसिफिक है। जितने वहां पे रखे हुए हैं टेलीविजन, अगर हम टेलीविजन खरीदने जा रहे हैं वो सारे टेलीविजन हमारे लिए अनएसर्टेन है। समझिएगा बात, जितने टेलीविजन हैं, टेलीविजन हम खरीदने जा रहे हैं तो वो सारे टेलीविजन हमारे लिए अनएसर्टेन है। उसके बाद हमने LG चूज किया कि LG के सेगमेंट में हम देखेंगे, सबको देखने के बाद LG ही हमको लेना है। कौन सा मॉडल लेना है ये भी सर्टेन नहीं है, लेकिन जितने LG के मॉडल हैं वो सारे हमारे लिए एज सर्टेन हो जाएंगे। सपोज देयर आर 20 मॉडल ऑफ द LG अवेलेबल एट रिटेल स्टोर, द ऑल आर कंसीडर एज सर्टेन गुड्स फॉर द स्पेसिफिक बायर। उसके बाद 4.0 हमने चूज किया, वो भी एज सर्टेन में था। अभी क्या है, उस पर उसके टर्म्स एंड कंडीशन पर एग्री हो गए, हम बोले यस आई एम रेडी टू पेड द प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर गुड्स। इट मींस व्हाट, अब इस कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन में हमारे लिए LG 4.0 इज कंसीडर एज अ स्पेसिफिक गुड्स। समझ में आ गया, अनएसर्टेन, एसर्टेन एंड स्पेसिफिक। एंड द लास्ट वन इज, सॉरी नॉट लास्ट वन, सेकेंड लास्ट वन इज फ्यूचर गुड्स। Future goods means what? Goods to be manufactured or produced or acquired by the seller after making the contract. लिखा हुआ है goods to be manufactured or produced or acquired, manufactured, produced or acquired by the seller after making the contract. After making the contract. Future goods, इसमें मैक्सिमम फ्यूचर गुड्स के केस में सेल नहीं होगा, एग्रीमेंट टू सेल होता है, क्योंकि टू बी प्रोड्यूस्ड, टू बी एक्वायर्ड, टू बी मैन्युफैक्चर्ड मतलब अभी बना नहीं है, तो इसका जब भी होगा सेल नहीं, एग्रीमेंट टू सेल होगा। एक जनरल सा एग्जांपल देते हैं जो आप कनेक्ट कर पाएंगे, बहुत कॉमर्शियल नहीं है लेकिन आप कनेक्ट कर पाएंगे, और एक ही गुड्स में दो चीजें आपको मिलेंगी। बर्थडे है, बर्थडे में हमको केक खरीदना है, तो हम केक के दुकान पे गए और कोई भी एक केक पसंद किए, उस पर नाम लिखवाए, खरीद लिए, तो वो क्या हो गया, सेल। और वो गुड्स क्या हुआ, एग्जिस्टिंग गुड्स। लेकिन हमको कोई स्पेसिफिक मॉडल का केक चाहिए, हम अपना फोटो भी लगवाना चाहते हैं, और वो उसके लिए हमने 500 रुपया एडवांस जमा कर दिए, बाकी बाद में देंगे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एग्रीमेंट टू सेल एंड दिस गुड्स इज कंसीडर एज अ फ्यूचर गुड्स, मीन्स टू बी प्रोड्यूस, टू बी मैन्युफैक्चर्ड, अभी बनाना बाकी है। गुलाब जामुन की दुकान पे बोला और खरीद के खा लिया, तो क्या हो गया, एग्जिस्टिंग हो गया। 500 गुलाब जामुन का ऑर्डर दे दिया, कल एक प्रोग्राम है उसमें, तो ये क्या हो गया, ये फ्यूचर गुड्स हो गया। नाउ द लास्ट वन इज कॉन्टिजेंट गुड्स। कॉन्टिजेंसी आप समझे होंगे, डिपेंड अपॉन एनी इवेंट, इट मे बी हैपन, इट मे नॉट बी हैपन, इसी को तो कंटिजेंसी बोलते हैं। कंटिजेंसी मतलब अनसर्टेनिटी, है कि नहीं। तो मान लीजिए कोई गुड्स ऐसा है, जैसे अभी आम का मौसम चल रहा है, तो बगीचे का आम, अभी आम आया नहीं है, अभी छोटा छोटा अभी शुरू हुआ, अभी फूल आए हैं, और उसी समय वो बगीचा बिक जाता है कॉन्ट्रैक्ट पे।
कि भाई यहाँ का जो भी आम होगा ये मेरा होगा और 2 लाख रुपए में ये पूरा आम हमने खरीद लिया, ठीक है। बट इट इज सब्जेक्ट टू कंटिजेंसी। आम उतनी मात्रा में हुआ नहीं हुआ ये डिपेंड करता है कि कैसा मौसम रहेगा। वैसे ही क्रॉप्स का मामला है तो कंटिजेंसी है, अगर हुआ तो आपका इतना हो जाएगा, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, सर्टेनिटी नहीं है। नाइट्रोजन ऑक्साइड समुद्र के रास्ते से आ रहा है, आप तक आ जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट डिपेंड अपॉन एनी इवेंट कंसीडर एज ए कंटिजेंसी गुड्स। दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द गुड्स, मीनिंग एंड डेफिनेशन along with the classification of goods. I hope आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।